बच्चों, टुडे वी विल लर्न अबाउट ग्लाइकोलिसिस. नाउ लेट्स स्टार्ट. ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन की फर्स्ट प्रोसेस है. ठीक है, तो पहले हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे और इसको बहुत इजी वे में समझेंगे जिससे कि हम किसी को समझा भी सकें. बहुत आसान टॉपिक है और बहुत जल्दी पूरा समझ में आ जाएगा. ग्लाइकोलिसिस पढ़ने के पहले हमें एक चीज ये नोट करनी है कि हमें कोई भी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है, ये चीजें हमें क्लियरली पता होनी चाहिए. अगर हमको ये नहीं पता है तो फिर नहीं हो पाएगा. तो इस एंड प्रोडक्ट और शुरू का प्रोडक्ट स्टार्टिंग पॉइंट दोनों हमको पता होना चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट. ग्लाइकोलिसिस जो है फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन है, ये पता है. ग्लाइकोलिसिस चाहे कंडीशन एरोबिक हो या एनएरोबिक, चाहे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाए या ना पाए जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. ग्लाइकोलिसिस वहां पे भी होगी. ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है? ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है, ग्लाइकोज मतलब होता है शुगर और लिसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी शुगर को तोड़ना. तो यहाँ पे हम कुल मिला के शुगर को तोड़ेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे और उससे हम बनाएंगे पायरुविक एसिड. तो ग्लाइकोलिसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, एम्बेडेड मेयर पास्चन पाथवे भी कहते हैं. ग्लाइकोलिसिस एनएरोबिक पूरी तरह से रेस्पिरेशन है और ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. पहली चीज, ग्लाइकोलिसिस हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज को तोड़ना है. तो ग्लूकोज को ही हम तोड़ेंगे और किस में तोड़ के बना देंगे? पायरुविक एसिड में. ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको हम बनाएंगे पायरुविक एसिड में. ठीक है, विच इज 3 कार्बन कंपाउंड. C6H12O6 विच इज ग्लूकोज एंड CH3COOH विच इज पायरुविक एसिड. ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं पायरुविक एसिड में तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन का. तो ग्लूकोज को जब हम 6 कार्बन कंपाउंड को पायरुविक एसिड में चेंज करते हैं तो कितना हो जाता है? 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड बनता है. तो पहला चीज हमें पता चल गया कि ग्लूकोज को हम इसमें ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को तोड़ते हैं पायरुविक एसिड में. ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है. और पायरुविक एसिड में हम ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल्स में पायरुविक एसिड में चेंज कर देते हैं. नाउ अब इसमें देखिए कोई भी कार्बन कम नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा. तो एक चीज नोट करने वाली है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस देयर शैल बी नो डीकार्बोक्सिलेशन, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा. ठीक. पायरुविक एसिड अगर कंडीशन एरोबिक है तो क्रेब्स साइकिल में जाकर के वहां पे एटीपी का प्रोडक्शन करेगी. अगर पहली चीज, हाँ एक चीज और, ग्लाइकोलिसिस हम लोग करवाते क्यों हैं? तो हर लिविंग सेल को वर्क करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी के लिए ही हम लोग ग्लाइकोलिसिस करवाते हैं. ठीक है, तो पायरुविक एसिड का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्रेब्स साइकिल में जाएगा और फिर क्रेब्स साइकिल से वहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड का, वहां पे वो एटीपी का प्रोडक्शन करता है. अगर पायरुविक एसिड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में गया यानी फर्मेंटेशन में, तो वहां पे वो जाता है. इसके बाद हम लोग इसको फर्मेंटेशन और क्रेब्स साइकिल इसके बाद पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस. अब ग्लूकोज हमें पता है, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है. तो ग्लूकोज को हम लोग ग्लूकोज 6 फास्फेट में ग्लूकोज में हम लोग फास्फेट ग्रुप ऐड करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं फास्फोरिलेशन. फास्फोरिलेशन कहीं भी वर्ड आए तो उसको कहते हैं ग्लूकोज को फास्फेट ग्रुप ऐड करना. तो इसका ग्लूकोज में अगर हम फास्फेट ऐड कर रहे हैं, फास्फेट ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो या तो हम एटीपी के द्वारा कर सकते हैं या हम जीपीपी के द्वारा कर सकते हैं. तो इसमें हम लोग एटीपी के ही द्वारा करेंगे. ठीक है, ग्लूकोज को हम ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करते हैं और इसमें एटीपी देते हैं
एटीपी देंगे तो एक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट देंगे तो एक एटीपी ग्लूकोज के पास चला जाएगा, 6 कार्बन के ग्लूकोज के पास एक फास्फोरस ग्रुप एक ऐड हो जाएगा और बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट और एक एटीपी निकल जाता है। ये प्रोसेस एक एंजाइम की मदद से होती है जिसे कहते हैं हेक्सोकाइनेज। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फास्फेट को हमें आइसोमराइज करना है। ये क्यों करना है अभी हम बताते हैं। पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट को हम लोग आइसोमराइज करते हैं तो ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट को आइसोमराइज क्यों करते हैं? ग्लूकोज 6 फास्फेट को हम इसलिए आइसोमराइज करते हैं क्योंकि ग्लूकोज में ओनली 1 साइड चेन अवेलेबल होती है। ठीक है, और जबकि फ्रक्टोज में 2 साइड चेन अवेलेबल होती है। ग्लूकोज का जो कार्बन है 6 कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, केवल 6 कार्बन पे ही हम लोग फास्फेट ग्रुप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रक्टोज में हम लोग फर्स्ट और 6 दोनों कार्बन पे फास्फेट ग्रुप ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करते हैं। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमराइज होके फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाता है। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट को हम फिर एक एटीपी देते हैं। अब हमें ये पता है कि ग्लाइकोलिसिस से हमें एटीपी गेन करनी है, ना कि एटीपी देना है। तो लेकिन अगर हमको कुछ भी करना है तो बिना हम उसमें इन्वेस्ट किए कुछ पा नहीं सकते। तो अगर हमें एनर्जी लेनी है तो हमें थोड़ी सी एनर्जी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए देनी पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे एटीपी देते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट देते हैं। तो फ्रक्टोज 6 पे फास्फेट ग्रुप लगा है, अगर फ्रक्टोज पे एक फास्फेट ग्रुप और आ गया तो किस पे लगेगा? फर्स्ट कार्बन पे। तो उसका नाम क्या पड़ेगा? फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट विच इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट किस एंजाइम की मदद से बनता है? फ्रक्टोज 1,6,5 फास्फेट में फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की मदद से फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में बदल गया। अब इसके बाद ये फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट जो कंपाउंड है उसको हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। किस 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 2 इक्वल पार्ट में तोड़ते हैं। 3-3 कार्बन एटम में, 6 कार्बन का कंपाउंड है तो 3-3 में चेंज हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो एक होगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और दूसरा कंपाउंड बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। डाई हाइड्रोक्सी फास्फेट जो है उसको हम DHAP भी कहते हैं और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है, ये दोनों DHAP और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो कंपाउंड है ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, यानी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। ठीक, अब DHAP भी 3 कार्बन का कंपाउंड है और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। एक चीज, ये किसकी मदद से टूटता है, किस एंजाइम की मदद से? फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बाई फास्फेट जो कंपाउंड है वो एल्डोलेज की मदद से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और बनाता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है तो हम क्या कर सकते हैं? इसका ऑक्सीडेशन करेंगे और इसको एक ही मान लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में चेंज हो गया है। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में अगर वो चेंज हुआ है तो अब इसमें 3 फास्फेट का, इसको 2 मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं क्योंकि हम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन को भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। इसमें हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अब ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है तो ऑक्सीडेशन होगा ही। तो अब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड, यानी इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडेशन करता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो किसमें चेंज होता है? एसिड में। तो अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं तो किसमें चेंज होता है? एसिड में। देखिए, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए यहाँ पे।
जब हम हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल में चेंज होता है। ठीक, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एल्डिहाइड में चेंज होता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एसिड में चेंज होता है, और एसिड को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो CO2 में चेंज होता है। ठीक है, फाइनली CO2 बनता है। अब इसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो कंपाउंड है उसको हम लोग चेंज करते हैं। उसमें हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में केवल 1 फास्फेट ग्रुप है। अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन एनारोबिक प्रोसेस है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, उसे एक रिड्यूस को एंजाइम NAD+ जो है 2 हाइड्रोजन को ले लेगा और बनाएगा NADH+H+। ठीक, इसमें बन गया। इसके बाद हम लोग इसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट डालेंगे। एक फास्फेट ग्रुप है, एक और इनऑर्गेनिक फास्फेट डालेंगे तो 2 फास्फेट ग्रुप हो जाएंगे। S3PO4 को इनऑर्गेनिक फास्फेट कहते हैं, तो हम लोग इसको IP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, इसमें जब इनऑर्गेनिक फास्फेट अगर हम डालते हैं तो पहली चीज हमें पता चल गया, एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में चेंज हो जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं ग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। अब एक फास्फेट ग्रुप और ऐड होगा तो 3 पे तो है ही कार्बन, 3 कार्बन पे फास्फेट ग्रुप, एक पे और ऐड हो जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा, 1,3-फास्फोग्लिसरिक एसिड विच इज 3 कार्बन कंपाउंड। एंड ये किसकी मदद से, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट किसकी मदद से 1,3-बाई-फास्फोग्लिसरिक एसिड पे बदलता है, तो डिहाइड्रोजनेज की मदद से ये बदल जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रोजनेज यानी हाइड्रोजन का यहाँ पे रिमूवल हुआ है तो इसलिए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा। एंजाइम का नाम याद रखना, याद बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि प्रोसेस जो है उसी के आगे एज लगा दो तो एंजाइम का नाम हो गया। अब 1,3-बाई-फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है उसमें अब हम लोग ये प्रोसेस किस लिए करा रहे थे, एनर्जी लेने के लिए करा रहे थे। तो एनर्जी हमको अब लेने का समय आ गया है। ये प्रोसेस हम लोग किस लिए करा रहे थे, ATP के प्रोडक्शन के लिए हमें ATP चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी, एडोसिन ट्राइफास्फेट चाहिए था। तो अब यहाँ पे हमें अब ये लेने का समय आ गया है। तो 1,3-बाई-फास्फोग्लिसरिक एसिड को हम लोग एक ADP देंगे, जस्ट अपोजिट। पहले हम लोग ATP देते थे और ADP निकालते थे, अब हम लोग यहाँ पे ADP देंगे और ATP निकालेंगे। तो एक ADP देंगे, एक ATP निकलेगा। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का, तो 2 मॉलिक्यूल्स 1,3-बाई-फास्फोग्लिसरिक एसिड भी बनेगा। इसके बाद हम लोग एक ADP देंगे, एक ATP निकलेगा, किसकी मदद से, फास्फोग्लिसरेट काइनेज की मदद से इसको हम चेंज कर देंगे 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में अगर ये चेंज हो गया, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसके भी, और ये किसकी मदद से, फास्फोग्लिसरेट काइनेज की मदद से ये किस में चेंज हो जाता है, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है आइसोमेराइज होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम म्यूटेज और चेंज हो जाता है 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में। अब 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में इनोलेशन की प्रोसेस होती है। व्हाट इज द इनोलेशन? इनोलेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर का रिमूवल करेंगे तो इसमें कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा, इनोलेशन प्रोसेस का नाम है तो इनोलेज एंजाइम का नाम होगा। तो विद द हेल्प ऑफ इनोलेज 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड चेंज इनटू फास्फोएनॉल पायरुवेट PEP में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड इनोलेज की मदद से वाटर को बाहर निकालेगा और फास्फोएनॉल पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएगा। इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, फास्फोएनॉल पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक, और ये फास्फोएनॉल पायरुवेट में फिर हम एक ADP देंगे और एक ADP देंगे तो एक ATP निकलेगा।
अगर 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 एटीपी निकलेगा। तो फाइनली ये ग्लूकोज जो है फास्फोइनॉल पायरुवेट 1 एटीपी दे करके पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। इसका फास्फेट ग्रुप चला गया। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ग्लाइकोलिसिस में हमें एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का यूज नहीं है, जबकि ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का यूज नहीं है। ये एनारोबिक प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म में होता है और यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पे हमें एटीपी का काउंट पता करना है कि इस पे क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में हमें नेट गेन कितने एटीपी मिलते हैं, अगर प्रोसेस एरोबिक है तो कितने मिलते हैं, प्रोसेस एनाएरोबिक है तो कितने मिलते हैं। तो हमने देखिए, अगर एटीपी ग्लूकोज 6 फास्फेट को जब हमने फ्रक्टोज 6 फास्फेट को जब हम लोगों ने फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट में चेंज किया था तो 1 एटीपी वहां पे दी थी। ठीक, 1 एटीपी यहां दी थी। और फिर हमने ग्लूकोज को जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज किया है तब भी 1 एटीपी दी है। पहली प्रोसेस में जब हेक्सोकाइनेज की पहली प्रोसेस हुई, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज किया तो 1 एटीपी दिया और 1 एटीपी निकाला। और फ्रक्टोज 6 फास्फेट को में भी हम लोगों ने 1 एटीपी दिया और 1 एडीपी निकाला। तो यहाँ पे हमने 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में दिए हैं। ठीक है, 2 एटीपी हमने दिए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, और मुझे मिला कितना एटीपी, तो हमको मिलता है यहाँ पे, जब हम लोग 1,3-बाईफॉस्फेट एसिड को 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमें एटीपी मिलता है। अब हम मानते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, तो हमें कितना एटीपी मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी यहाँ मिलता है। फिर जब हम फास्फोइनॉल पायरुवेट को पायरुविक एसिड में चेंज करते हैं तो 1 एटीपी यहाँ मिलता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, फास्फोइनॉल पायरुवेट के हैं, तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के भी मिलते हैं। ठीक है, तो कुल हमें इस ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से कुल कितने मिले, हमने 2 डाले थे, 4 मिले, तो नेट गेन कितना एटीपी का हुआ, 2। हमने 2 डाले थे और मुझे मिले कितने, 4, तो नेट गेन एटीपी का कितना मिला, 2। ठीक, इसमें एक रिड्यूस कोएंजाइम भी है NADH+H+। तो हमें पता है जो ग्लिसरल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है, वो 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिया था, क्योंकि DHAP को भी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ग्लिसरल्डिहाइड में चेंज हो गया है, और वो ग्लिसरल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल्स है। 2 मॉलिक्यूल्स अगर हम लेके चल रहे हैं तो 2 NADH+H+ रिलीज होगा, तो यहाँ पे 2 NADH+H+ हमें मिलता है। तो एक NADH+H+ जो है हमें 3 एटीपी देता है। अगर इसको एरोबिक कंडीशन मिल जाए तो 3 एटीपी देता है। ठीक, अगर तो 2 NADH+H+ है तो हमें कितना मिलेगा, 2 × 3 6 मिलेगा। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में कुल एटीपी कितना मिलता है, अगर कंडीशन एरोबिक है तो 8 एटीपी मिलती है। अगर कंडीशन एनारोबिक है यानी कि प्रोसेस अगर फर्मेंटेशन में चला गया तो हमें केवल 2 एटीपी मिलेगी। नाउ लेट्स रिवाइज ऑल द प्रोसेसेस। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 फास्फेट चेंज इनटू ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है विच चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। और फिर ये विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज, और इसको हमने फास्फोरिलेशन यहाँ पे किया, 1 एटीपी दिया और 1 एटीपी निकाला है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में आइसोमराइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम। फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वो फिर 1 एटीपी हम लोग देते हैं उसमें, तो 1 एटीपी निकलता है, एक फास्फेट ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है, फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट बनता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। फ्रक्टोज 1,6-फास्फेट 6 कार्बन का कंपाउंड जो है वो फिर ब्रेक होता है एल्डोलेज की मदद से और बनाता है DHAP और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट।
DHAP और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट दोनों जो कंपाउंड हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ग्लिसरल्डिहाइड की रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं और इसको मान लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट हमने लिया है। 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट हमने लिया है, तो ये इसमें एक फास्फेट ग्रुप और ऐड करते हैं, इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड करते हैं और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड जो है एसिड में बदल जाता है। तो यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप और लगा रहे हैं तो 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाता है, विच इज 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होगा ये भी। तो यहाँ पे फिर हम एक ADP देंगे और एक ATP निकलेगा। तो फिर एक 1,3-फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो चेंज हो जाता है, एक फास्फेट ग्रुप चला गया तो 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाएगा। फर्स्ट कार्बन का फास्फेट ग्रुप चला जाता है। फिर इसके बाद ये आइसोमराइज होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम म्यूटेज। म्यूटेज की हेल्प से ये 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे इनोलेशन की प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ एन इनोलेज एंजाइम। यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर होगा और 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है फास्फोएनॉल पायरुवेट में चेंज हो जाता है, विच इज 3 कार्बन कंपाउंड। और इसको भी हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 में फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट टूटा है। फिर फास्फोएनॉल पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड में हम एक ATP देते हैं और एक ATP निकाल लेते हैं, एक फास्फेट ग्रुप निकालते हैं तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, मुझे मिल जाता है। तो ये फाइनली पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। थैंक्स। इन नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट क्रेब्स साइकिल। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।